बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत इस वक्त कोरोना वबा की अगली लहर के बाईस हलाकतों से लड़खड़ा रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि जल्द मोरख लिखेगा कि भारत मर रहा था और मोदी बांसुरी बजा रहा था। और इसमें तफसील से आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त भारत में वबा से ज़्यादा इंसानों की शक्ल में भेड़िए जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, जो अपने मुनाफे, अपने कारोबार और फ़ायदे के लिए भारत में इंसानी जानों से खेल रहे हैं। भारत में एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ मरीजों से लूट खसूट का बाजार गर्म हो चुका है। दवाओं से लेकर इंजेक्शन तक और एम्बुलेंस से लेकर आखिरी रसूमात अदा करने तक हर जगह लूट खसूट और इसका बाजार गर्म है। दिल्ली में लोगों को अस्पतालों से लाशों को शमशान घाटों या कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस वालों को हज़ारों रुपए देना पड़ रहे हैं। एम्बुलेंस वाले 8 से 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भी 20-25 हज़ार रुपये वसूल कर रहे हैं, और 25 हज़ार हिंदुस्तान में, 50 हज़ार रुपया पाकिस्तान का है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। दिल्ली में एक ऐसा शख्स भी पकड़ा गया जिसे चंद किलोमीटर फासले के लिए मजबूर लोगों से एम्बुलेंस का किराया 1 लाख से ज़्यादा वसूल किया, और कोरोना के मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन की ब्लैक मार्केट में कीमत 20,000 रुपये आम बात है, और चंद रोज़ पहले तक ये 1 लाख रुपए से भी ज़ायद का फ़रोख्त हो रहा था। सबसे ज़्यादा मांग ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की, और धोखेबाज इसका खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। आसान अल्फाज में भारतीय अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। मोदी और हुकूमत ने अवाम को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है कि जिसका जो दिल करे लोगों के साथ वो सलूक करे। इस हवाले से मारूफ अमरीकी सहाफ़ी फरीद ज़िक्रिया ने कहा है कि भारत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में भारतीय मीडिया भी जिम्मेदार है। वो खूब गरजे और बरसे और भारतीय मीडिया की खूब बजाई उन्होंने वही बात की जो मैं गुज़िश्ता कई सालों से करता आ रहा हूँ कि भारतीय मीडिया वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ मिला हुआ है और चेयर लीडर्स का किरदार अदा कर रहा है। फरीद ज़िक्रिया के मुताबिक ज़्यादातर टीवी चैनल हुकूमत के गुलाम हैं। जो चैनल मुज़ाहमत करते हैं उन्हें हुकूमत टैक्स के नोटिस पर नोटिस देना शुरू कर देती है। तिबी जरीदे दी लांस्ट ने भी मोदी हुकूमत को तबाही का जिम्मेदार करार दिया। अपने एडिटोरियल में उन्होंने लिखा है कि देखना होगा कि हुकूमत अपनी गलतियों को कबूल करती भी है कि नहीं। मोदी ने सेहत का बजट तो नहीं बढ़ाया, लेकिन भारत का दिफाई बजट बढ़ाता रहा, और इस वक्त लोगों के दिल में मोदी और बीजेपी के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, और साफ नज़र आना शुरू हो गया कि मोदी सरकार के लिए आगे हुकूमत चलाना आसान नहीं होगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भारत के शोबा सेहत के हालात इतने बुरे थे तो मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन बरामद क्यों की है और अतिये में क्यों दी। तमाम तर तैयारियों के बावजूद भारत की फ़कत 2% आबादी को यह वैक्सीन लगाई जा सकी है, और अब दीगर ममालिक से फरियाद हो रही है कि वो अपने यहाँ ज़ख़ीरा हुई भी वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भारत को फराहम करें, और इस फरियाद पर दुनिया में वैक्सीन की जो तादाद मुयस्सर है उसका वाफिर हिस्सा हंगामी बुनियादों पर भारत को पहुँचा भी दिया जाए तो कोरोना को अब मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं लाया जा सकता। भारत वैसे भी दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं जो वबा के नरके में आया हुआ है। वबा आलमी सतह पर हमला आवर हो चुकी है, साथ ही इस मामले पर बहुत ले दे हो रही है, और वबा के बाद शायद अब ये मसला नंबर 1 हो चुका है कि भारत में तारीख के बदतरीन वबाई बहरान के दौरान भी मोदी ज़ाती आराम और आसाइश को तरजीह देने पर लगा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के अपने घर की तामीर का पौने 2 अरब से ज़ायद लागत का तामीराती मनसूबा जारी रखने पर आवाम में गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं। भारत के मारूफ यूट्यूबर अदाकार राहुल वोरा को कोरोना के बायस चल बसे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ फेसबुक पे एक पोस्ट की और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को टैग करते हुए लिखा था कि मुझे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता तो मैं बच जाता। मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी के दामन पर खून के छींटे हैं। वो पीआर फर्म्स को हायर करके जितने मर्जी फ़ोटोशूट्स करवा लें, अपनी दाढ़ी की लंबाई जितनी ज़्यादा कर लें, इससे कुछ नहीं होगा। शराफत और तहज़ीब का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, धोखादही, कत्ल गारत, जुल्म और ज़्यादती मोदी के खून में रची बसी है। गुजरात का कसाई अब भारत का कसाई बन चुका है, और दूसरी जानिब अब इंकशाफ हुआ है कि दरअसल भारत को ज्योतिषियों ने मरवाया और शुभ घड़ी का झांसा देकर भारत को जहन्नुम बना डाला। अब यह हक़ाइक़ सामने आए हैं कि कुंभ का जो मेला 2022 में मुनक्किद हो रहा था उसे 1 साल पहले करवा कर लाशों के अंबार और मरीज़ों की ना ख़त्म होने वाली कतारें लगवा दी गई। माहिरीन ने वार्निंग्स भी जारी की थी कि यह मेला कबल अज़ वक्त सूरत हाल बेकाबू हो सकती है, लेकिन ज्योतिषियों का कहना था कि मेला अगर ये इस साल ना मनाया गया तो ये शुभ घड़ी 83 साल के बाद लौट कर आएगी। शुभ घड़ी के मुतलाशी लाखों की तादाद में गंगा स्नान करने पहुंच गए, और अब ये आलम है कि शमशान घाटों में लाशों को भी अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कब किसकी बारी आती है। हद तो यह है कि सब के बावजूद ये जो इनके साधु हैं, इनको इस बात का अफसोस नहीं कि कुंभ मेले को कोविड इन्फेक्शन में इजाफे का सबब बना। वो अब भी डटाई से कह रहे हैं ना तो इस आफत से बचा जा सकता है,
نہ ہی کمبھ کے انعقاد کو ٹالا جا سکتا، یہ خدا کی مرضی ہے، اس پہ سوچنا بیکار ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لوگ گنگا کے اصل پانی میں نہاتے تو کسی کو بھی انفیکشن نہ ہوتا۔ اب بھارت سرکار نے یہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا کہ اگر شمشان گھاٹ میسر نہیں تو کھیتوں اور کھلے میدانوں میں چتائیں جلا کر کرونا سے مرنے والوں کی آخری رسومات ادا کی جا سکتی ہیں۔ گویا پورے بھارت کو ہی شمشان گھاٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یوں بھارت شبھ گھڑی کے چکر میں پورا ملک جہنم بنا بیٹھا ہے۔ تقریباً نصف ریاستوں میں مکمل لاک ڈاؤن، باقی نصف میں جزوی لاک ڈاؤن، کئی جگہوں پہ کرفیو۔ تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے وزیر اعظم کے نام خط میں انہیں باور کرایا کہ آئندہ 2 ہفتے تک صوبے میں آکسیجن کی طلب دگنی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ مودی وبائی مرض کو سنبھالنے میں ناکامیوں کو تسلیم کرنے سے گریزہ ہے، لیکن بھارت نے آسٹریلیا، امریکہ، یہاں تک کہ بھارت کے حریف پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ساتھ بیرون ملک سے آکسیجن جنریٹرز اور دیگر سپلائی منگوانا شروع کر دی ہے۔ امریکہ وینٹیلیٹرز، ٹیسٹ کٹس اور آکسیجن دہلی بھیج رہا ہے اور خام مال کی برآمد پر عائد پابندی کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ فی الحال گجرات کا قاتل بڑی بے دردی سے بھارت میں انسانی جانوں سے کھیل رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کب تک اس کا یہ کھلواڑ جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔